गांधी ने रैली में यूपीए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत दरबा घाटी की घटना से की और इसका अंत भी नक्सली हमले में मारे गए नेता नंद कुमार पटेल की चर्चा करके की। एजेंडा साफ था, भावनाओं को वोट में तब्दील करने का। बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। सभी नेताओं की निर्मम हत्या हुई, पर आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हादसे के बाद विपक्ष के नेता सामने आए, बड़ी बड़ी बातें की, कार्रवाई का वादा किया, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या आपने किसी पर कार्रवाई की बात सुनी है? राहुल गांधी ने जनता से सवाल किया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, आरटीआई लाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भाजपा को बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी बताया। कांग्रेस के चुनावी अभियान में दम फूंकने पहुंचे पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दरबा घाटी में नक्सलियों के हमले में कांग्रेस नेताओं की निर्मम हत्या का इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज को खत्म कर दिया गया, अब आप इस बलिदान को व्यर्थ न जाया होने दें। राजनांदगांव की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पैसा, जमीन और जंगल की कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में विकास न होने का ही परिणाम है कि यहाँ के युवा रोजगार के अभाव में राज्य से पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आईएसआई वाले बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। आयोग ने बीजेपी की शिकायत के बाद राहुल गांधी को नोटिस भेजा था। इस नोटिस का जवाब राहुल गांधी को 4 नवंबर को ही देना था, लेकिन उन्होंने आयोग से 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से अपने जवाब में कहा, आचार संहिता के उल्लंघन की उनकी कोई मंशा नहीं थी। जो तथ्य मेरे सामने आए मैंने वही कहा। राहुल गांधी ने इंदौर की अपनी रैली में एक अधिकारी के हवाले से कहा था कि मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित युवकों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई डोरे डाल रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 युद्धक विमान शुक्रवार को अमरान और जीवापार के बीच गांवों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि चालक सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। विमान जामनगर हवाई ठिकाने से नियमित उड़ान पर था। एक अधिकारी ने बताया, एक MiG-29 युद्धक जेट दोपहर 11:29 पर जामनगर वायु ठिकाने के निकट अमरान और जीवापार के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारी ने बताया, जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो विमान चालक उससे सुरक्षित निकल गया। दुर्घटना की पड़ताल के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस साल 24 जून को नियमित उड़ान पर गया एक MiG-29 युद्धक जेट जामनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस घटना में भी चालक सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक चौंका देने वाले फैसले में सीबीआई को गैर कानूनी ठहरा दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जिसके तहत सीबीआई का गठन किया गया था। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी की सभी कार्यवाहियों को भी असंवैधानिक करार दिया है। केंद्र सरकार जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई का गठन निश्चित जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए ही किया गया था और गृह मंत्रालय का वो प्रस्ताव न केंद्रीय कैबिनेट का फैसला था और न ही उसके साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति का कोई कार्यकारी आदेश है। कोर्ट ने कहा है कि अपराध की जांच करने वाली ऐसी एजेंसी जिसके पास पुलिस बल की शक्तियां हों, उसकी स्थापना केवल एक कार्यकारी निर्देश के जरिए नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि मामला दर्ज करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और तलाशी लेने जैसी सीबीआई की कार्यवाहियां संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है। कभी सिर्फ बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में भी यमुना तट पे तमाम श्रद्धालु जुटे और सूर्य भगवान की पूजा की। छठ पर्व अब सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में भी इसे लोगों ने धूमधाम से मनाया। पौराणिक कथाओं में भी इस व्रत की अपनी एक मान्यता है। माना जाता है कि जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वो व्रत रखते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पर्व का व्रत काफी कठिन माना जाता है। माना जाता है कि यह व्रत 3 दिन का होता है और इस दौरान लोग निर्जला व्रत रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आस्था और भक्ति से कोई काम किया जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है और आस्था और भक्ति इस समय यमुना तट पर देखने को मिला। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सैकड़ों लोगों ने सूर्य देवता की यमुना तट पर पूजा की, पूरी तरह से पारंपरिक ढंग से। इस पर्व की मान्यता है कि शाम के समय लोग डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग व्रत रखते हैं वो पूरी रात यमुना तट पर बैठ करके उपवास करते हैं और सुबह सूर्योदय का इंतजार करते हैं। सूर्योदय होने के बाद वो लोग सूर्य देवता को आराध्य देते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो छठ पर्व की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह इस बात का उदाहरण है कि छठ मैया लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। पौराणिक कथाओं में हर पूजा पाठ की अपनी एक मान्यता है, लेकिन छठ पर्व को लेकर के राजधानी दिल्ली में लोग काफी उत्साहित दिखे।
सूर्य उपासना का महापर्व छठ और छठ पूजा के आज शाम को भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया और हजारों की संख्या में इंडन घाट पर श्रद्धालु एकत्रित हुए। सूर्य उपासना का महापर्व है छठ। नहा खाए और करने के बाद आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिंडन घाट पर एकत्रित होकर सांझ का अर्घ्य अर्पित किया भगवान सूर्य देव को और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर घाट पर एकत्रित हुए और भगवान सूर्यदेव की आराधना की। गाजियाबाद के इंडन घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और सांझ का भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ मंगल गीत गाए और पूरे खुशीपूर्वक पूरे उत्साहपूर्वक इस त्योहार को मनाया। और इसके साथ ही कल यानी कि अगले दिन भगवान सूर्य को उषा काल का व्रत यानी कि सुबह का अर्घ्य देने के साथ ही वो अपना व्रत संपन्न करेंगे। शामली में हुए बलवे के मामले में भाजपा विधायक सुरेश राणा को आज खुराना की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जमानत दे दी गई। जहां पर सुरेश राणा ने प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अवैध रूप से करोड़ों रुपए कमाए हैं और रामपुर में घर के नाम जो महल खड़ा किया है उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। राणा यही नहीं रुके, उन्होंने आजम खान को मुजफ्फरनगर के दंगों का सबसे बड़ा आरोपी करार दिया और चेतावनी दी कि उसमें हिम्मत है तो वह मुजफ्फरनगर आकर दिखाए। और उन्होंने अपने ऊपर से रास्ता हटाए जाने पर इसे न्यायपालिका की जीत बताया और सरकार की पराजय। राणा की पेशी के दौरान पुलिस ने पूरे कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया था, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति परिषद के अंदर न आ सके। लेकिन राणा के समर्थकों ने पहुंचकर मौके पर राणा के समर्थन में और आजम खान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के पीएम वेटिंग उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में हो रही ताबड़तोड़ रैलियों ने विपक्षी दलों को परेशानी में डाल दिया है। सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते ही नहीं है और यूपी की जनता मोदी के बहकावे में नहीं आएगी। साथ ही कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को आरएसएस का मुखौटा करार दिया है। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की रैलियां अब विपक्षियों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर रही हैं। बहराइच में नरेंद्र मोदी के प्रदेश और केंद्र सरकारों पर आरोप लगाने के बाद सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र मोदी की जानकारी पर सवाल खड़े किए हैं। सपा ने कहा है कि मोदी उत्तर प्रदेश के बारे में आखिर जानते ही क्या है। उत्तर प्रदेश के 2 मंडलों के बराबर गुजरात है और प्रदेश की जनता मोदी के किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अनाप-शनाप बयान देने के मामले पर कहा है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस का मुखौटा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को हल्के में लेते हैं, यहाँ के लोग ऐसे सांप्रदायिक लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मोदी नेहरू और पटेल की तुलना कर पटेल को हाईजैक करना चाहते हैं। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की रैली में खर्च हो रहे धन की जाँच की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दिल्ली के लुटियन जोन में अलॉट किए गए बंगले के मामले और केंद्र से बढ़ती नजदीकियों के मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने सफाई दी है। निर्मल खत्री ने कहा है कि केंद्र की कांग्रेस का बीएसपी सुप्रीमो मायावती से कोई समझौता नहीं हुआ है और ये बंगले उन्हें पहले ही अलॉट किए जा चुके थे। साथ ही आनंद कुमार के खिलाफ जांच के मामले पर भी निर्मल खत्री ने सफाई दी है। निर्मल खत्री ने कहा है कि किसी भी जांच एजेंसी की जांच को सरकार के साथ जोड़कर देखना पूरी तरह से गलत है। बसपा सुप्रीमो मायावती महीनों बाद लौटी लखनऊ। 10 नवंबर को पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर करेंगी बैठक। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब बहुजन समाज पार्टी भी जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 3 महीने बाद आज लखनऊ लौटी। 10 नवंबर को पार्टी के प्रमुख नेताओं और जोनल कोऑर्डिनेटरों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें राजनीतिक माहौल को देखते हुए कुछ लोकसभा प्रत्याशियों को बदलने पर भी निर्णय हो सकता है। अधिकृत तौर घोषणा न सही, लेकिन पार्टी ने लगभग सभी लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर रखे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे में भी मायावती की रैलियों का सिलसिला जल्द शुरू होगा। दिल्ली सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले 3 महीने से बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली में ही थी। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की 10 नवंबर को होने वाली बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती घोषित हो चुके पार्टी के प्रत्याशियों के कामकाज की खुद समीक्षा करेंगी। अगर गलती पाई गई तो उनके टिकट भी काट सकती हैं। जून में आई आपदा के वक्त देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने वाले सेना, आईटीबीपी के जवानों, पुलिस के जवानों और आपदा के वक्त उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, राज्यपाल अजीज कुरैशी समेत कैबिनेट के कई मंत्री शामिल थे।
इस मौके पर 82 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें केंद्र से समन्वयक वीके दुग्गल भी शामिल हैं। वहीं सेना, अर्धसैनिक बल और उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने अपने प्राणों को ताक पर रखते हुए आपदा में कार्य किया है, उन्हें ये सम्मान दिया गया है। वहीं राज्यपाल अजीज कुरैशी ने भी आपदा में अच्छा कार्य करने वालों को सराहा। राज्यपाल अजीज कुरैशी और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि हजारों लोगों को नई जिंदगी देने वाले इन जाबाजों को देश सलाम करता है। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में अब कैसे होगा इलाज, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर उठ गया है। सरकारी अस्पतालों में अब दवाओं के बिना लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है। अपने 21वें महीने को लेकर आंदोलन कर रहे फार्मासिस्ट का आंदोलन और उग्र होता दिखाई दे रहा है। फार्मासिस्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो और वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पिछले 24 घंटों से हड़ताल जारी है, जिसके चलते उन लोगों को दवाएं नहीं मिल पा रही है। हड़ताल का आज दूसरे दिन भी इसका असर खासा देखने को मिला। मरीजों को दवाएं नहीं मिल सकी, जिसके चलते मरीजों को महंगी कीमतों पर बाहर से दवाएं लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार और फार्मासिस्ट की जंग का कहना हो जाए, अब आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को दवाई के बिना महरूम रहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार है जो मरीजों की सुध लेने को तैयार नहीं है। बुंदेलखंड की शान माने जाने वाले बरेली कॉलेज में आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि छात्रों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया और जमकर पथराव किया। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना लगी, मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई और मामला शांत कराया। जली हुई बाइक और भारी संख्या में खड़ी पुलिस, ये नजारा है बरेली कॉलेज का, जहां आज छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि छात्रों ने एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया तो कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की। कॉलेज के अंदर पथराव होता देख छात्रों में भगदड़ मच गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। फॉर्म जमा करने को लेकर हुए हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन छात्रों के साथ सख्ती से पेश आया है। हंगामा करने वाले छात्रों को निलंबित कर दिया गया है और छात्रों के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। आगरा में आज आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के ग्राउंड में 6वीं अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन आगरा के डीआईजी विजय सिंह मीणा ने किया। आगरा में आज 6वां अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह क्रिकेट प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आगरा के डीआईजी विजय सिंह मीणा ने किया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आगरा मंडल की कई टीमें भाग ले रही हैं। आज एटा और फिरोजाबाद के बीच मुकाबला होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि आगरा जोन के आईजी आशुतोष पांडे सहित एसपी सिटी, एएसपी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। यह प्रतियोगिता आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के ग्राउंड में हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में आगरा मंडल की कई पुलिस टीमें भाग लेंगी और इस मौके पर आगरा के आईजी महोदय के साथ आगरा के कई आला अधिकारी मौजूद थे। मेरठ के थाना लाल कृतिक क्षेत्र स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा अपनी जांच शुरू कर दी। ये नर्सिंग होम समाजवादी पार्टी की विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल का है। अस्पताल में मरीज चंद्रपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना मिलते ही पुलिस का आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गया और परिजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि उसका शव अस्पताल के पीछे की गैलरी में पड़ा मिला। वह इस मामले में अस्पताल में भर्ती मरीज व अन्य तीमारदारों और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ से पूछताछ करेगी। मृतक चंद्रपाल के परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। अस्पताल में हुई मौत के बाद सही अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने में लगा है और अपनी सफाई पेश कर रहा है। नर्सिंग होम में भर्ती मरीज चंद्रपाल ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है, इसका खुलासा तो पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गन्ने का भुगतान न होने से नाराज होकर कलेक्ट्रेट में गन्ने की होली जलाकर अपना विरोध जताया। सूबे में काफी लंबे समय से किसान लगातार सरकार से गन्ने के भुगतान व मूल्य वृद्धि को लेकर जंग लड़ रहा है, पर सरकार ने अभी तक किसानों को ना तो गन्ने का बकाया भुगतान किया है और न ही गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है। इस वजह से सूबे में किसान परेशान है और सरकार से लगातार अपनी मांगे
मनवाने की जद्दोजहद में लगा है। आज इसी मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के दफ्तर के सामने विरोध जताया और गन्ने की होली जलाई और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। किसान नेताओं से जब हमने इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार और चीनी मिल मालिक मिली भगत कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश का किसान आज